हमने कवर किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब किस वैल्यू पे हम लोग जीएसटी का रेट लगाएंगे और जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। और आज का जो चैप्टर है वो है टाइम ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि किस समय मानेंगे कि हम लोग का सप्लाई हुआ है। ये जो इवेंट्स है, जैसे कि होता है कि इनवॉइस बिल बनाना, उसके बाद क्या होता है कि सामान को कस्टमर के पास भेजना। किस इवेंट पे मानेंगे कि सप्लाई का जो है वो इवेंट है। बिल बना के तब मानेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई है वो, या फिर जब सामान भेज देंगे तब वो कहलाएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई है। क्योंकि जिस समय टाइम ऑफ सप्लाई होगा, जिस समय सप्लाई का टाइम होगा, उसके अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मई के मंथ में 15 मई को मैंने उसका इनवॉइस बनाया, बिल बनाया, और उसको मैंने अगले महीने 16 जून को मैंने उसको सामान भेजा है, उसे सेंड किया सामान, और उसको सामान रिसीव हुआ है। 15 मई को मैंने बिल बनाया था और 1 महीने बाद मैंने उसको सामान भेजा है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होना चाहिए? किस समय मानेंगे कि सप्लाई हुआ है? दोनों में जो पहले होता है इनवॉइस को ही मानेंगे। अगर सामान पहले भेज देगा और इनवॉइस बाद में बनाएगा, बिल बाद में बनाएगा, तो जो पहले हो दोनों में से वो कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग क्यों डिटरमाइन करते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन करते हैं इसलिए ताकि जो तारीख होगा टाइम ऑफ सप्लाई का, उसके अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी का पेमेंट करना होता है सप्लायर को। इसलिए हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि किस टाइम पे सप्लाई हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 12 बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, और सेक्शन 13 बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के केस में क्या होगा। ठीक, तो 12 और 13 2 सेक्शन हमको पढ़ने हैं, दोनों लगभग कॉमन होंगे। फोन में ओपन हो गया है, उसमें देखिए क्या लिखा है। दो सेक्शन में हमने बताया था, 12 बताया था कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, और 13 बताया था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन 3 से लेके 3, 4, 5, 6 ये दोनों में कॉमन है। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 दोनों में 3, 4, 5 और 6 कॉमन है, और 1 और 2 जो है नहीं, 2 और 3 जो है ये दोनों में अलग अलग है, और 5, 6 और 7 कॉमन है दोनों में, 12 और 13 में। ये तीनों कॉमन है। पहला ये बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में 12 वाला पढ़ रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में आगे दिए हुए सेक्शन में हमने बताया है। यहाँ पे 1 में लिखा है कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में वो होगा जो हमने आगे के सेक्शन में बताया हुआ है। तो 12 में कुछ खास लिखा नहीं, ये लिखा है कि आगे के सेक्शन में हम बताएंगे कि क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई। इसका दूसरा बात जो इसका सब सेक्शन 2 है वो बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि अर्लियर ऑफ इनवॉइस, जिस दिन बिल बनाया उसमें, या फिर जिस दिन उसने क्या किया है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स केस में या तो पहले बिल बनाया हुआ बिल होगा, या फिर पहले सामान ही भेज दिया तो वो सामान जिस दिन भेजा वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई का। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस जो लिखा है इस चीज का जिक्र हुआ है सेक्शन 31 में कि लास्ट डेट क्या होगा इनवॉइस बनाने का। बिल बनाने का आखिरी डेट क्या होता है सप्लायर के लिए? सप्लायर के लिए बिल बनाने का आखिरी डेट होता है जिस दिन उसने सामान भेज दिया, वो दिन आखिरी दिन होता है। जब सामान भेजने से पहले तक उसको बिल बना देना है, बिल बना के सामान भेजना है। इसलिए लास्ट डेट जो होता है इनवॉइस बनाने का वो होता है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। सुमित से हम क्या कौन से टाइम पे मानेंगे, या तो बिल बनाने वाला टाइम या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है? जब सामान भेजने से पहले उसको इनवॉइस बना लेना है, मतलब कि लास्ट डेट इनवॉइस इशू करने का होगा रिमूवल ऑफ गुड्स का डेट, रिमूवल ऑफ गुड्स।
अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि लास्ट डेट क्या होगा इनवॉइस इशू करने का, बिल जारी करने का, तो वो होगा डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स।